अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट या खुफिया राय शुमारी, हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ जो है उसने सूरत हाल को गंभीर बना दिया है। पहले सदारती रेफरेंस और उसके बाद सदारती ऑर्डीनेंस, और जाहिर है कि सदारती ऑर्डीनेंस भी जो है वो मशरूत है इस चीज़ से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या राय देती है, क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस सूरत हाल के ऊपर राय मांगी है। अगर वो राय जो है मुताबिकत रखती है जो आर्डीनेंस जारी किया गया है तो ये आर्डीनेंस नाफिजुल अमल हो जाएगा, और अगर नहीं रखती तो फिर इस ऑर्डीनेंस की क्या हैसियत रहेगी और इंतखाबात का तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा। बुनियादी तौर पर देखने की बात यह है कि हुकूमत जो है क्या वो इसको इसलिए इतना प्रेशराइज़ कर रही है कि वो ख़ाइफ़ हैं कि उनकी सफ़ों में जो है वो डिफेक्शन हो सकती है और वोट जो हैं वो बिक सकते हैं या किसी और तरफ जा सकते हैं। अपोजिशन जो है उसका बज़ाहिर मामला ये है कि उसने कुछ खोना तो है नहीं है, लिहाजा वो इसी के ऊपर तकिया किए हुए हैं कि ऐसी हिकमत अमली जो है वज़ा की जाए कि कोई एक दो सीटें जो हैं वो ज़्यादा मिल जाएं। अब हुकूमत जो है वो ये बात कह रही है कि हम कानून साजी करना चाहते हैं, लेकिन 2/3 अक्सरियत नहीं है। दूसरी जानिब ये भी मौक़िफ़ है कि जब भी इनसे बात की जाती है कानून साजी के लिए, ये NRO मांगना शुरू कर देते हैं, और अगर NRO दे दिया जाए तो फिर किसी किस्म की कानून साजी जो है वो भी हो सकती है। अपोजिशन जो है ज़ाहिर है वो इस वक्त इस सारे मामले को लेकर ये चाहती है कि अगर कानून साजी करनी थी तो पहले कर ली जाती, अगर कानून साजी करनी थी तो फिर अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता, पार्लिमान की कोई कमेटी बनाई जाती, इसके ऊपर डिस्कशन होती और फिर उसके बाद जो है वो सारा मामला तय पाता। लेकिन क्या अपोजिशन जो है इसके हवाले से इतनी संजीदा है, या ये कि वो इतने मुखलिस हैं कि ऐसा होना चाहिए था और वो अगर शुरू भी होता ये अमल तो पाया तकमील तक पहुँचा, क्योंकि अपोजिशन के अपने मसाइल हैं। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। आजिज़ धामरा साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। सेनेट का इंतखाब जो है आपको चरका भी लग चुका है सेनेट चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से। ये जो खुफिया राय शुमारी या ओपन बैलेट का जो मामला है, इसके ऊपर अब इस वक्त आप क्यों इतने शुद्धोमत से आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं, ये खुफिया राय शुमारी जो है वही रहे, और ये हुकूमत जो है इसने मेलाफाइडी इंटेंट के तहत रेफरेंस फाइल किया है और ये ऑर्डीनेंस जो है इसको जारी किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि आपको अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो परेशानी है उसको जरा आप एक जज कर लें कि आइन जो है वो क्या कहता है। पहली बात, अगर अपोजिशन के मौक़िफ़ को अगर हम लें तो आइन में ये तो नहीं लिखा कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ओपन बैलेट के हवाले से होंगे, मगर ये हुकूमत जो है वो परेशान क्यों है, और ये हुकूमत जो बार बार कहती है कि अपोजिशन हमसे NRO मांग रही है, तो मैं हाथ जोड़ के आपके प्रोग्राम में ये कौम के सामने बात रखना चाहता हूं कि जनाब आली आप NRO नहीं दें। पहली बात तो आप NRO देने की ताकत ही नहीं रखते, और NRO आपसे क्यों मांगा जाएगा जब कहते हैं कि ये केसेस तमाम जो है। नहीं आजिज़ धामरा साहब, मैं चूंकि ये सवाल आपसे पूछ के फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, ये फरमाइएगा कि आप कहते हैं NRO नहीं मांगते। जब नैब कवानीन में तरमीम आई के हवाले से बात हो रही थी तो उसमें जो वो PTI को जो बातचीत हुई, जो 34 तरमीम दी गई, तो वो तो सारा अगर वो हो जाता तो सब कुछ स्कॉट फ्री था, सब कुछ गुडी गुडी हो जाता। चलें, मैं अगर थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लूं कि अपोजिशन जो है वो नैब के इशू पे NRO मांग रही थी, तो नदीम साहब आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे कराची के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया था, और उन्होंने ये एक बात की थी कि नैब मेरे दोस्तों को तंग कर रहा है, और नैब के जो है वो अपने इख्तियारात क्रॉस कर चुकी है। और जैसे ही वो कराची से इस्लामाबाद तशरीफ फरमा हुए थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस एक लाया था नैब के कवानीन के हवाले से। तो वो क्या था
वो किसको एनआरओ देना चाह रहे थे? अपोजिशन को तो एनआरओ नहीं देना चाह रहे थे। तो अपने वो दोस्त कौन से वो दोस्त थे? और नैब को तड़ियां और धमकियां लगाने के बाद ऑर्डिनेंस क्यों आया था? तो फिर वो क्या खिचड़ी पक रही थी? तो इसलिए छोड़ दें इस बात को कि ये सो कॉल्ड जो क्रेडिबिलिटी शो करते हैं हुक्मरान, आते हैं इलेक्शन के ऊपर। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उसके बाद आप ऑर्डिनेंस लेके आए, तो क्या ये आपको इतने उतावले हो गए, इतनी जल्दबाजी हो गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं रहा? और आप जो फरमाते थे कंटेनर से कि ये जो डेवलपमेंट फंड नुमाइंदों को दिए जाते हैं, मेंबरान को दिए जाते हैं, ये दरअसल करप्शन का दूसरा नाम है। तो 5 करोड़ रुपए अगर डेवलपमेंट फंड करप्शन का नाम था, तो सेनेट इलेक्शन से कुछ दिन पहले 50 करोड़ रुपए जो एमएनएस को आप देना चाहते हैं डेवलपमेंट फंड के, फिर ये क्या है? ये क्या, मैं आता हूं आजिज दामरा साहब, अपनी सारी आजिज दामरा साहब जी, मैं जरा इस चीज का जवाब ले लूं, मैं वापस आता हूं। कंवल शोज़ेब साहबा, सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप हुकूमत में हैं, ऐसे हालात में लोग बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ ही देखते हैं। ये फिर खदशात का इज़हार किया जाता है कि जिस तरह पहले आपके 20 लोग जो है वो डिफेक्ट कर रहे थे, अभी भी आपको अपनी सफ़ों के अंदर शायद एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से आप इतना दबाव डाल रहे हैं कि फौरी तौर पे किसी ना किसी तरीके से ये ओपन बैलेट सिर्फ सेनेट का इंतखाब जो है वो हो जाए, चाहे चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, बाकी जो तरीक़ाकार है जैसा मर्जी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, थैंक यू। आपने ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन किया और एक अच्छे पर्सपेक्टिव में किया, मैं इसका जवाब देती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हुकूमतों को टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हुकूमत के पास अगर इनकी तरह की हुकूमतें हों या साबिक जो नवाज शरीफ साहब की तरह की हुकूमतें हों, तो सियासी रिश्वत देने के लिए फंड्स भी बहुत होते हैं, बाकी सब कुछ भी बहुत होता है, जिस तरह के ये बयान अभी फरमा भी रहे थे और मैं उसको करेक्ट भी कर दूंगी। बात निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी लाने की है। हमने तो वाहिद जमात है और वाहिद लीडर है इमरान खान साहब, जिसने एक एग्जाम्पल सेट की कि जिन लोगों की मंडियां इन्होंने लगाई थी और जिनको रेट लगा के इन्होंने ख़रीदे वोट सेनेट के और 2 सीटें भी निकाली केपी में, जबकि इनके पास वहाँ स्ट्रेंथ नहीं थी, उनको शेम भी किया, ब्लेम भी किया और पार्टी से भी निकाल दिया। और इलेक्शन से सिर्फ 1.5 महीना पहले इतनी जुर्रत इमरान खान ही कर सकता है। मसला सारा ये कि एक ज़माने से ये सियासी मंडियाँ लग रही हैं। मेरे पास ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो ये जमहूरियत के चैंपियंस ने लिखा था और साइन किया था 2006 में, आज 15 साल हो गए। इसकी शिक नंबर 23 के 2 जुमले बोल देती हूँ। टू प्रिवेंट करप्शन and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballot। 2006-7 में तो पीटीआई ना सेनेट में थी, ना सूबाई असेंबलियों में थी, ना कौमी असेंबली में थी, तो उस वक्त कौन से लोग करप्शन किया करते थे और कौन लोग फ्लोर क्रॉसिंग करते थे और किसको टेंशन थी जब ये आपने क्राफ्ट किया था 23वीं शेक और फिर आपने इस पे अमल नहीं किया। 10 साल आप दोनों की हुकूमतें रही जो आज पीडीएम की जमातें हैं। आपने सारे बाकी वो काम किए जो आपको सूट करते थे। आपने वजीर आजम को 3री टर्म तो जरूर दिलवा दी मिसाके जमहूरियत में, मगर जहां पे ये सियासी मंडियां और लोगों के जमीरों की खरीदो फरोख्त होती है उसके रास्ते बंद नहीं किए। और आज प्रैक्टिकली जब हम ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं तो जिन्होंने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था वो इतनी तकलीफ का शिकार है कि वो उससे बाहर जा रहे हैं। अब दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की बात थी उसका मैं बता दूं, 11 फरवरी लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर साइन करने की, सबमिट करने की। उससे पहले आपने तमाम अमल पूरा करना होता है, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया। और आइन का आर्टिकल 89 का क्लॉज 1 ये इख्तियारात सदर को देता है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो ये एन आईनी काम हुआ है। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम, मैं आता हूं कमल शोज़ेब साहबा जी, कमल साहबा मैं आता हूं, आपने कमल साहबा मैं आता हूं, एक सेकंड दें, सिर्फ लास्ट जी नदीम साहब एक सिर्फ सुन लें। सियासी रिश्वत की ये बात कर रही है। 15 करोड़ रुपया डेवलपमेंट फंड जा रहा था एमएनएस को, और हमेशा स्कीम्स आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर। जिस इलाके में जो चीज डेवलप करनी है उसकी स्कीम जमा कराती, किसी के हाथ में पैसे नहीं जाते। दूसरी बात, फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से, जून में खत्म होगा, जुलाई से शुरू होगा। और वजीर आजम ने कहा कि हम अभी सोचेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारे पास कुशन हुआ तो जिन इलाकों में ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है वो उन इलाकों में हम करेंगे। मैं आता हूं कमल शोज़ेब साहब, कितने पैसे अरेंज कर सकते हैं। इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि कमल साहब मैं आता हूं, इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि कमल शोज़ेब साहबा कहती हैं कि ये बिल्कुल ऑर्डिनेंस जारी करना जो है वो आइन में दर्ज है, सदर जो है वो ये कर सकता है। लेकिन क्या इस नौइयत का ऑर्डिनेंस जो है
जो पहले आप रेफरेंस भी ले जाएं फिर ऑर्डिनेंस भी ले जाएं, इसकी क्या आईनी और कानूनी हैसियत फिर बनती है? जी, मैंने जनरली तो ये देखा है कि कमल शोजफ साहब जो हैं वो बड़ा रैशनल व्यू लेती हैं और वो पीटीआई के चंद उन अच्छे लोगों में से हैं जो कि उस तरह से कैरिड अवे नहीं होती बल्कि चीज़ों को रीजन आउट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे महसूस ये हो रहा है कि इस सारे मामले में गालिबन उनको सही तरीके से समझाया नहीं गया या ब्रीफ नहीं किया गया। तो मैं इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दूं, वो ये कि आर्टिकल 226 जो है उसमें कोई चीज़ इस वक्त तशरीह तलब नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से आप ऐसी तशरीह नहीं करा सकते जिससे कि आर्टिकल 226 में तरमीम हो जाए। आर्टिकल 230 से 39 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसके तहत ये जो भी तरमीमी आर्टिकल्स हैं हमारे, तो वहाँ पे एक तरीका कार दिया हुआ है आइन की तरमीम करने का। वो इनडायरेक्टली वाया सुप्रीम कोर्ट तरमीम आ नहीं सकती। वो इस तरह की तरमीम या इस तरह का ऑर्डिनेंस जिससे कि इनडायरेक्टली आप तरमीम कर रहे हो वो डायरेक्टली वायलेटिव हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये ऑर्डिनेंस भी मेरे नज़दीक इलॉजिकल है, इररेलेवेंट, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया है, ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड करने का ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो कि इलेक्शन कमीशन को देखना है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की, मैंने फिर कह रहा हूं कि ऐसी तशरीह नहीं कर सकती और करेगी भी नहीं। इरफान कादिर साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस आता हूं ताकि इसको जरा मुकम्मल कर लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मेरा सवाल है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अच्छा इरफान कादिर साहब, आपने कहा कि मामला काबिल तशरीह नहीं है। अब ये जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या फिर ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन को कि वो इसको देखे और वो फिर जो एडवाइस करता है वो करे? क्या होगा? सबसे पहली चीज तो ये है, इस तरह की चीज सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का रेफरेंस भेजना, उसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के ताबे कर रहे हैं एक इलेक्शन मैटर में। और सुप्रीम कोर्ट के ताबे इसलिए भी नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट की ये जो जुरिस्डिक्शन है ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। दूसरी चीज ये है कि आप ऑर्डिनेंस या कानून को ताबे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया तो इलेक्शन इस तरीके से होंगे। हालांकि कानून की जगह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं आला अदलिया के, वो सारे कानून के सामने सरे तस्लीम खम से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। चे जाए कि कानून उनके आगे सरे तस्लीम खम हो जाए, जो कि इस ऑर्डिनेंस में है। तो ये बहुत बड़ा सुकम है। मैं समझता हूं कि इनकी जो टॉप एलीट है उनको बिल्कुल इल एडवाइस किया गया है और उनको गालिबन इस चीज की समझ भी शायद नहीं आ रही थी। मैं आता हूं इरफान कादिर साहब, करता हूं कि कमल शोजफ साहब जो है, साहिबा जो है, वो इनको एक्सप्लेन करेंगे सारी बात, ताकि ये रेफरेंस भी वापस मैं कमल साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, आप जवाब तफसील से दे दीजिएगा। मैं आजिज़ धामरा साहब का भी कमेंट ले लूं, फिर दोनों मिल जाएंगे। आजिज़ धामरा साहब, ये फरमाइएगा कि वो उन्होंने हवाला दिया मिसाक जमहूरियत का, आप दोनों पार्टियों में ये तय पाया, हाँ यकीनन तय पाया। अब अगर हुकूमत ये चाहती है कि ये सूरत हाल ठीक हो जाए और ये जो भी एक शफाफियत जो है वो इलेक्शन में आ जाए, चलें सेनेट के इंतखाबात से ही उसका आगाज़ हो जाए, तो अच्छी चीज़ का फिर साथ नहीं देना बनता सर? देखिए नदीम साहब, एक उसूली बात है, अमेंडमेंट आती है और 18 अमेंडमेंट जो है वो बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी। उसमें काफ़ी चीज़ें करने की और भी थी जो शायद रह चुकी होंगी, मगर मैं यहाँ पर जो हुकूमत की बददियानती है ना और हुकूमत की नीयत, जरा उसको बताऊंगा। अभी मेरी बहन ने कहा कि मंडियां लगी थी। जी जनाब आली, इन्हीं मंडियों के खिलाफ एक शख्स जिसका नाम इमरान अहमद नियाज़ी था, वो कहता था कि आजाद अराकीन की बुनियाद पर जो हुकूमतें बनती हैं वो करप्शन है। ये जहाज भर भर के कौन पंजाब हुकूमत के अराकीन को खरीद कर रहा था, किसने फेडरल में दूसरी पार्टियों को तोड़ के
ये मंडियां लगा के वहां पर पट्टा पीटीए का डाल के हुकूमत बनाई, ये किससे बात छुपी हुई है? और आप कह रही थी कि 15 करोड़ पे डेवलपमेंट जो है वो राइट होता है किसी भी मेंबर का, वो कैश नहीं बनती, स्कीम बनती है। जी मैं भी जानता हूं, मैं भी पार्लियामेंटर रहा हूं, मगर इसकी मुखालफत कौन करता था? कौन सा शख्स था जो इसको करप्शन का सबब करार देता था? उसका नाम भी इमरान अहमद नियाजी है। तो मैं तो आपकी कई भी बातों को कह रहा हूं ना। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि देखें, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इरफान कादर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। आप पार्लियामेंट आपके पास मौजूद है, आप कह रहे हैं कि आपके पास अक्सरियत है। पाकिस्तान की तारीख और पार्लियामेंट की तारीख में क्या ऐसा होता है कि आप अमेंडमेंट पेश भी करें और आप खुद एक्सेप्ट करें कि हमारे पास मेंबरान की अक्सरियत नहीं है, और आपके बुदरा जो हैं वो कोरम को पॉइंट आउट करें? मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप वो फंड भी दे रहे हैं, तो ये 50 करोड़ का फंड दरअसल आपकी घबराहट है, आपकी नाकामी का एतराफ है, और ये फिर मंडियां लगाने के मुतरादिफ है कि आपको अपने अराकीन को खरीदना है। आपने चेक दिए हुए, उनको आसरा दिया हुआ है कि आप सेनेट में वोट करें, वरना आपको पता है कि आपकी सफों में जो मातम है वो सबको पता है। तो पहले तो ये जवाब दे कि आजाद अराकीन खरीदना अगर करप्शन थी तो आपने क्यों किया? और दूसरी बात, आपने कहा सेनेट से हमने केपीके से 2 मेंबर जो है वो इलेक्ट करवाए थे। चौधरी सरवर, आपको पता है नदीम साहब जो अभी गवर्नर है वो सेनेटर बने थे कुछ टाइम पहले, उनके जो अराकीन पीटीआई की तादाद थी पंजाब में, उससे 14 वोट ज्यादा लिए थे। तो क्या ये मंडी नहीं थी? मंडी नहीं थी। मैं आता हूँ आजिज दामरा साहब जी, आजिज दामरा साहब 2 ये चीज़ों का जवाब ले लूँ फिर मैं वापस आता हूँ। इसमें कमल शोजर साहब ये फरमाइएगा कि जो बात कर रहे हैं इरफान कादिर साहब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून की पाबंद है, और जाहिर है कि आइनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। क्या आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे और पार्लियामेंट को उसके हक से महरूम करे? अच्छा, मैं कादिर साहब की बात का भी जवाब देती हूँ। मैं आजिज दामरा साहब को इतना बता दूँ, ये मिसालें तो आप दे रहे हैं, और मैंने भी यही बात की कि यहाँ मंडियाँ लगती हैं, लोगों के ज़मीर फरोख्त होते हैं, ख़रीदे जाते हैं। हम तो मंडी बंद करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिर क्या एतराज़ है? दूसरी बात ये जहाज भरे थे साहिबा ने, ये आपने जहाज भर के वो मंडियां लगाई थी नदीम साहब। आजिज दामरा साहब, आजिज दामरा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मैं तो कह रहा हूं कि तरीन ने जो जहाज भरे थे उसमें आपने हुकूमतें बनाई जी। मैं आप मंडी में आप शरीक थे, आप खरीदार हैं। आजिज दामरा साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा, उनको जवाब लेने दें, फिर अपना आराम से आप तफसील से जवाब दीजिएगा। जी कमल शोजब साहब। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ ने ये जो मिसाक जमहूरियत है इसको साइन किया। आज क्या वजह है कि जरदारी लीग जो है वो इससे इनकार कर रही है, जो बेनज़ीर साहिबा डॉक्यूमेंट दे के गई? इसकी वजह यह है कि जमहूरियत के नाम पे जो मौरूसियत के लिफाफों में लिपटी हुई शक्लें हमें नजर आती हैं, वो जमहूरियत के किसी रवैये को, रास्ते को अपनाना नहीं चाहती हैं। 2/3 मेजॉरिटी के वाली जो हुकूमत लास्ट गई है 31 मई 2018 को गई है, और किसी ने इस रास्ते को बंद करने की बात नहीं की। 2019 में एसर इकबाल साहब ने खड़े होकर कहा कि हम तमाम अपोजिशन की आपस में कंसेंसस डेवलप हो गया, अब हम सेनेट में ओपन आइडेंटिफाइबल वोट का सिस्टम लाने लगे हैं। उसके बाद वो बात हवा में उड़ गई। तो बात यह है कि मंडी में कोई भी बिका हो, किसी ने भी खरीदा हो, आपने मंडी अगर बंद करनी है, आप मिसालें जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता बंद करने की बात जब करें तो आप शोर मचा देते हैं। तो उस पर जरा बराए मेहरबानी गौर करें। असेंबली में लाया गया था बिल, लेकिन फिर उसके बाद नवीद कमर साहब बाजू चढ़ा के जब स्पीकर पे अटैक कर देते हैं और शोर शराबा मचता है और चोर चोर के नारे और हंगामा रही, तो फिर उसमें अमेंडमेंट के ऊपर तो डिस्कशन नहीं हो सकती थी। जहां तक इरफान कादिर साहब ने बात की है, मैं बसात एहतराम, मैं क्योंकि लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैंने बात समझी हुई है मैं सिर्फ उतनी बात करूंगी। एक लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट था, या लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात हो रही है, एक्ट 2017, जिसमें सेनेट के इलेक्शंस का तरीकाकार बताया गया, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए या उसमें गुंजाइश निकलती है, उससे एडवाइस मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से। जाहिर है कि जो कानून साजी है वो तो असेंबली नहीं करनी है, और जो ऑर्डिनेंस आया उसके रिजल्ट्स को या उसको मशरूत कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के साथ। दूसरी बात यह है जनाब कि जब लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता था
तो वो भी हिडन इलेक्शन हुआ करता था, सीक्रेट बैलेटिंग होती थी। सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रूलिंग भी दी थी कि इसको सीक्रेट ही रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन आइडेंटिफाइबल वोटिंग होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, और आज तक फिर उसके बाद से लोकल गवर्नमेंट में ओपन आइडेंटिफाइबल वोटिंग हो रही होती है। दूसरा, मैं बसद एहतराम धामरा साहब से पूछना चाहूंगी कि बेनजीर साहिबा ने और आपकी पार्टी ने जब ये सारा शिक क्राफ्ट की थी ओपन आइडेंटिफाइबल वोट सेनेट में, तो आपने क्या तरीकेकार सोचा था? आपने कौन सी तरह मीम सोची थी? वो क्यों नहीं सामने लेकर आते हैं? अब आपने उससे उल्टी कलाबाजियां क्यों खानी शुरू कर दी? कमल शोजब साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। लाना चाहते हैं जी, तो आए बिस्मिल्लाह करें। कमल साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इरफान कादिर साहब, आपने कमल शोजब साहिबा की बात सुनी। अब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है ये अब मुंसलिक है अदालत की इंटरप्रिटेशन से। अब आप कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल जो 2 to 6 है उसके अंदर मज़ीद किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है और इस ऑर्डिनेंस का क्या बनेगा? नदीम साहब, एक सेकंड सिर्फ मैं एक जुमला कह दूं इरफान कादिर साहब से, बल्कि पूछना चाहूंगी, एक 226 के हिसाब से अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरह के जो इलेक्शंस हैं उस पे भी प्लीज रोशनी डालिए। जी इरफान कादिर साहब। जी, इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको आर्टिकल 226 के जो भी डायरेक्ट टेनर है जो साफ तौर पे लिखा हुआ है उसी को इम्पोज करना पड़ेगा, और यही कहना पड़ेगा कि मां सवाए 2 इलेक्शंस के, यानी वजीर आजम और वजीर आला के तमाम इलेक्शंस जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। और ये जो डिस्टिंक्शन है, जो हेयर स्प्लिटिंग है, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा इस सारी चीज में जाना का। और इस वक्त ये जो ऑर्डिनेंस आया है वहां पे इन्होंने ये तो लिख दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज होल्ड की कि ये जो मेंबर्स ऑफ सेनेट का जो इलेक्शन है ये 226 में नहीं आता, तो फिर इलेक्शन उस तरह से होंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो इसमें ये क्यों नहीं लिखा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर दे कि इलेक्शन जो सीक्रेट बैलेट से हैं तो फिर क्या होगा? तो ये जो लिखा गया है इससे लग ये रहा है कि जैसे प्रीएम्प्ट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मैंने दोनों की गुफ्तगू, धामरा साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, कमल शोजब साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी है। दोनों इस चीज पे मुत्तफिक हैं इन अ वे कि एक तरफ तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात आई थी और दूसरी तरफ पीटीआई भी अब ये बात कर रही है। तो इस सारी चीज को देखते हुए पार्लियामेंट में ये मामला जाना चाहिए और पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के जरिए ये पॉलिटिकली रिकंसाइल करना पड़ेगा सारी पार्टीज को पाकिस्तान की, ताकि इरफान कादिर साहब, मेरे पास चूंकि वक्त कम है और मैंने दोनों को देना है, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जरा जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है पार्लियामेंट को कि खुफिया रायशुमारी से सेनेट का इंतखाब होगा? बिल्कुल, पार्लियामेंट को तो क्या, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की तो ज्यूरिसडिक्शन जो 186 में वो एडवाइजरी है, वो तो हुकूमत को भी ऑर्डर नहीं कर सकती। हुकूमत ने तो वैसे इलेक्शन कराने भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो 186 में जो भी ओपिनियन होता है ये बाइंडिंग भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब आजिज धामरा साहब ये फरमाइएगा कि ये ऊंट जो है फिर किस करवट बैठेगा कि आप ये लड़ाई जो है ये आप पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाएगी, जो बदमज़गी के मनाजिर हम देख रहे हैं वो हम देखते रहेंगे? आजिज धामरा साहब। मेरे नदीम साहब जी, नदीम भाई जी जी, हेलो जी, आ रही है आवाज, बोलें। मेरे ख्याल में पीटीआई बंद गली में पहुंच चुकी है और एक नॉनसेंस पर्सन जो होते हैं, जो सेंसलेस होता है, वो हर घर में पत्थर फेंकता है। इन्होंने सेनेट से इलेक्शन में जो घबराहट है ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं,
ये मेंबरान को जो ये कहते थे करप्शन है, लोकल ये जो फंड होते हैं डेवलपमेंट, उसमें 50 करोड़ के इजाफा कर दिया है इन्होंने। ये पार्लियामेंट में आके फिर वॉकआउट कर गए और पॉइंट आउट कर गए कोरम को, ये वहां से भाग रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस भी ला रहे हैं। मतलब ये कर क्या रहे हैं, ये कौन सा फोरम इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस चीज को ये सही समझते हैं, ये जवाब देने से ये कासन है। सिवाय मादी की बातें करना जो इनका लीडर करता है, ये भी यही बातें करते हैं, इसलिए कौम बेजार हो चुकी है। पुराना मौकफ सुन के न्यू मौकफ इनका कोई नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आड़े आना चाहते हैं, ये पार्लियामेंट में भी भागना चाहते हैं, ये डेवलपमेंट फंड में रिश्वत भी देना चाहते हैं अपने मेंबरान को, और ये ऑर्डिनेंस भी लाना चाहते हैं। तो इन्होंने कोई ऐसा घर खाली नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने पथराव नहीं किया। अब कमल जोसेफ साहबा ये फरमाइएगा कि अगर आप लोग ये सेनेट के इंतखाब नहीं अपोजिशन चाहती है, आपके पास नहीं है 2/3 मेजॉरिटी, आप होने दें, वक्त लगने दें, और फिर जब आपकी सेनेट में भी मेजॉरिटी आती है या कुछ आती है तो आप कुछ थोड़ी बहुत कानून साजी तो कर सकते हैं। अगर इधर आपको कानूनी तौर के ऊपर हजीमत उठानी पड़ती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? नदीम साहब, पहले तो मैं बता दूं कि जो ये सियासी रिश्वत की बात कर रहे हैं, तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब सबसे ज़्यादा आके शोर मचा के गए कि हमें भी दी जाए। तो आप सोच लीजिएगा कि आप लोगों ने देनी है या हमसे उन्होंने लेनी है। दूसरी बात ये कि सेनेट का आप में जुर्रत है तो किसी को नहीं दें, आप में जुर्रत है तो किसी को ना दें। मेरी जी कमल साहब, मेरी जुर्रत को चैलेंज ना करें, मुझे बात करने दें। ठीक है, सबसे बड़ी सियासी मंडियां जरदारी साहब लगाते रहे, हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। अभी बनी गाला में लग रही है ना 50 करोड़ की, अब तो बनी गाला में लग रही है। जी कमल जोसेफ, मैं आता हूँ आजिज दामरा साहब, ज़रा इनको जवाब लेने देते मुझे, क्योंकि पहले भी ये जवाब मेरा रह गया। जी कमल साहब, मुझे इसका पर्टिनेंट बता दें कि अगर ये जिस तरह बात कर रहे हैं इरफान कादिर साहब, अगर ये मामला होता है तो आप कहाँ खड़े हैं फिर? देखिए, हजीमत हमें बिल्कुल नहीं होगी। हमें बड़ा फख्र है कि हम इस मुल्क में वो सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लोग सिर्फ दावे करते रहे लेकिन करने नहीं देते हैं। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मुझे बताएं, ये पीडीएम जो आजकल उछलती कूदती फेरी है, पीडीएम क्यों बनी है, क्या वजह? वो कहते हैं जी इलेक्शन में धांधली होगी। तो आज तक इलेक्शन को ठीक करने की, उसको रिफॉर्म करने की किसी ने प्रैक्टिकल एफर्ट की है? नहीं करते। ये आपके सामने है। अब दूध का दूध पानी का पानी पूरी आवाम देख रही है कि लिख के कौन देते रहे, बेनजीर साहिबा की बातों से मुकर कौन सी पार्टियां रही हैं, नवाज शरीफ के लिखे हुए स्टेटमेंट नहीं, कमल साहिबा इसको इस तरह परसीव किया जा रहा है, लेकिन करने की कोशिश कौन कर रहा है? हमारे पास नंबर्स नहीं। कमल साहिबा, मेरा एक सवाल ले लें, मेरा एक सवाल ले लें, और हम इनको लेकर आएंगे इस पॉइंट पे कि ये सियासी मंडियां और जमीर फरोशी खत्म हो। इसलिए हमारी सियासी हजीमत नहीं है। हमने तमाम हुज्जत किया और हर बड़ी मंडी पाकिस्तान की बनी गाला में इमरान खान की सरबराही में चल रही है। लेकिन जो ये लोग हैं, सबसे बड़ी मंडी बनी गाला में लग रही है, उसका सरगना इमरान नाम से और एक सबसे बड़ी मंडी का जवाब दे 50 करोड़ जिसमें जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसके पास ज्यादा मौका है सेनेट में आने का। ये रास्ते हम बंद करेंगे और ये हमें करके क्या 50 करोड़ रिश्वत नहीं है? 50 करोड़ रिश्वत नहीं है, ये डेवलपमेंट है। तो मादी ने 15 करोड़ रिश्वत, बिल्कुल डेवलपमेंट है। 50 करोड़ किसी तो फिर ये इमरान खान को कहें, और ना आपने ये कह दिया कि आपके लीडर झूठ बोलते थे। आप ये बताओ, आपने ये मान लिया, आपने ये मान लिया कि आपका लीडर इमरान खान सच्चा है, बदकार है, इस्तेमाल कर, आपने ये बात मान ली। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमल जोसेफ साहब, बहुत शुक्रिया आजिज दामरा साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।